Hello and welcome to Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA 1999 के सेशन नंबर 3 रेजिडेंस केस स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सीए अतुल कुमार चतुर्वेदी, फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और हम सब साथ मिलकर पढ़ रहे हैं FEMA 1999 फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन को बहुत डीप में जाके डिस्कस किया था। सेक्शन 2 वी में ये प्रोविज़न कवर्ड है। हम केस स्टडीज से पहले एक बार एक छोटा सा उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सेक्शन 2V1 की जो प्रोविज़न है वो पहली प्रोविज़न स्लाइड पे है। ए पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, दो लिम्ब हैं इसके जो एक्सक्लूशन लिम्स हैं। एक्सक्लूशन ए पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया in either case for or on taking up employment outside India or for carrying on outside India a business or vocation outside India or for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period of time। तो ये तीन तरह के लोग हैं जो अगर इंडिया के बाहर चले जाते हैं तो फिर उन लोगों को हम रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट कर लेते हैं, बेशक वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा भारत में रहे हों। वो कौन लोग हैं? जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं, जो बिजनेस या वोकेशन करने के लिए बाहर रह के और बाहर का बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं, या फिर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले जाते हैं। इसका रिवर्स है, जो लोग भारत में आते हैं एज ए टूरिस्ट और किसी फैमिली रीजन से या घूमने फिरने के लिए या मीटिंग्स करने के लिए, तो वो लोग इंडिया में आने पर रेजिडेंट नहीं होते। ए पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया। लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन हैं। अगर ये 3 एक्सेप्शन में आप पढ़ते हैं तो फिर आप बाहर से इंडिया आए हैं तो आप जिस दौरान आप भारत में रहते हैं, जितने पीरियड के लिए वो कंडीशन अप्लाई होती है, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं। पहला है फॉर और नॉन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसे इंडिया से आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए तो रेजिडेंट इन इंडिया हो गए। फॉर कैरिंग ऑन इन इंडिया ए बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, भारत में कोई बिजनेस या वोकेशन करने के लिए आप आते हैं और यहाँ रह के बिजनेस करते हैं, तो ऐसे हालात में आप रेजिडेंट इन इंडिया हो जाते हैं। और तीसरा फॉर एनी अदर पर्पस फॉर स्टेइंग इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। इसको हमने एक फिल्म की स्टोरी से भी समझा था, DDLJ, जिसमें शाहरुख और काजोल का एक हमने एग्जांपल लिया था कि शाहरुख खान अपने लव इंटरेस्ट काजोल के पीछे भारत आते हैं। काजोल की शादी हो रही है, वो भारत आती हैं, तो वो शादी करने के लिए आ रही हैं, तो वो तीसरे एक्सेप्शन में कवर हो जाती हैं। भारत आई हैं और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थी, भारत आई हैं, अनसर्टेन पीरियड के लिए आई हैं क्योंकि शादी करके यहाँ रहना है, तो फिर वो रेजिडेंट इन इंडिया हो गई जब तक कि वो उनका इरादा बदल जाता है और फिर वो वापस चली जाती हैं। तो फिर जब वो वापस चली जाती हैं तो वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फिर से हो जाती हैं, पर इस दौरान वो टेक्निकली रेजिडेंट इन इंडिया हो जाती हैं। शाहरुख खान उनके पीछे पीछे आते हैं। वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही थे जब यहाँ रहते हैं, तब भी वो टेम्पररी पीरियड के लिए आए थे, अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आए थे। तो वो उस दौरान भी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहते हैं और जब वापस जाते हैं तो फिर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ कोर्स वो रहते हैं। तो ये हमने एक पिछले अपने कोर्स में इसको समझा था, जिससे कि इस तरह के जो इंसिडेंटल स्टेज हैं, वो चाहे ज़्यादा दिनों के हैं चाहे कम दिनों के हैं, इंटेंशन ओरिएंटेड आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। सेक्शन 2B जो रेजिडेंट की डेफिनेशन, उसके 3 क्लॉजेज और भी हैं, 2, 3 एंड 4। तो जो पहला वाला है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो ऐसे हालात में वो इंडिया का ही रेजिडेंट है। और हमने इस कंटेक्स्ट में ये भी पढ़ा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ या AOPs हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो कि इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं होते, तो उनका फिर क्या होगा, उसका हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हालांकि टेक्निकली वो डेफिनेशन उन पे शायद अप्लाई स्ट्रिक्टली नहीं हो पाती है, लेकिन अगर वो इंडिया में हैं तो फिर वो इंडिया के रेजिडेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो कोई HUF है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत से बिजनेस हैं जो HUF के बैनर के अंतर्गत चलते हैं। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो HUF वाज द नॉर्म ऑफ द बिजनेस इन आवर कंट्री। तो वो सारे के सारे लोग रेजिडेंट इन इंडिया ही ट्रीट होंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने डिस्कस किया था ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट
आउटसाइड इंडिया। अगर भारत के बाहर का कोई व्यक्ति भी इंडिया की किसी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी को ओन करता है या कंट्रोल करता है, तो बेशक वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जो इंडिया में उसकी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी है वो रेजिडेंट इन इंडिया ट्रीट की जाएगी और ये प्रैक्टिकल है, अदरवाइज वो कंपनी इंडिया में ऑपरेट भी नहीं कर पाएगी। रिवर्स क्राइटेरिया है ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया है। बाहर के रेजिडेंट की इंडिया में अगर ब्रांच होती है तो रेजिडेंट ट्रीट हो जाती है, लेकिन इंडिया के पर्सन की बाहर ब्रांच भी होती है तो भी वो रेजिडेंट ही ट्रीट होती है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लें। अगर कोई इंडियन कंपनी लंदन, दुबई या बांग्लादेश या श्रीलंका में कहीं ब्रांच खोलती है, उसकी ओनरशिप या कंट्रोल इंडिया में है, तो फिर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगी और उसको फेमा की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और अब हम सीधे सीधे केस स्टडीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि हमने अब इसको कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लिया है। पहला केस स्टडी बहुत सिंपल केस है ये। शिवाजी मुखर्जी एक इंडियन सिटीजन हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ही इज़ डेपुटेड ऑन 1 जून 2025 फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक लंदन ब्रांच। उनको सिटी बैंक लंदन ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट बना के भेज दिया जाता है और वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं। ही हैज़ 3 years एम्प्लॉयमेंट टर्म, इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट इन FY 25-26। ये केस है, ये सीधा सीधा वो नेचुरल सिटीजन वाली कंडीशन में आता है। वो 182 डेज से ज़्यादा FY 24-25 में रह चुके हैं, इसलिए जब फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू होता है तो वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। अब सवाल यह है कि 1 जून 2025 को क्या होता है। ऑन 1 जून 2025 ही लीव्स इंडिया फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। उनकी पोस्टिंग वही है, तो वो ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। सो ही विल बी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम 1 जून 2025। जैसा कि नीचे के चार्ट में हमने दिखाया है, हमें डिटरमिन 25-26 करना था। वो 24-25 में 182 डेज से ज़्यादा भारत में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया में रहते हैं। तो जब उनका 25-26 फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो हमने उनको टेस्ट किया। वो पहले शुरुआत में रेजिडेंट इन इंडिया थे। 1 जून 2025 को जब वो लंदन चले गए नौकरी करने के लिए, तो वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए। और ये चीज़ हमने पिछले अपने एग्जाम्पल में और स्टडी में भी देखा था कि रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया का जो डिटर्मिनेशन है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है, बल्कि टाइम पीरियड्स के लिए होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम केस स्टडी 2 लेते हैं। ये एक रिवर्स केस है। मिस्टर बी राघवन इज़ ए रेपुटेड बैंकर एंड ए US सिटीजन। एक इंडियन साउंडिंग नेम हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का सिटीजन ही हो। He comes to India after several years on 1 June 2025 for employment as vice president of Mumbai branch of a US बैंक। अमेरिका की एक बैंक है, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका में काम करते हैं। उनको इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भेज दिया जाता है कि अब आप जाइए और आप वहाँ पे हमारी बॉम्बे ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। सिमिलर केस है, 3 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट है उनका, तो वो इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22-25 में उनका स्टे इंडिया में 182 डेज से कम ही था। और अब इस विथ नॉलेज, इसी नॉलेज के साथ हम उनकी 25-26 की स्टडी देख रहे हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं सेक्शन 2B(1) की जो सेकंड कैटेगरी थी, ए पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया otherwise than for employment, business or uncertain period of time। ये falls into that exclusion criteria कि यदि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं तो आमतौर पे कोई आदमी जब भारत आता है विदेश से तो वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहता है, लेकिन इस केस में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, तो वो ही विल बी ए पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 जून 2025। इससे पहले यानी पिछले साल और 25-26 में भी 1 अप्रैल 25 से लेके और 31 मई 25 तक जब वो भारत में एम्प्लॉयमेंट के लिए आके ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं। 1 जून 2025 से वो रेजिडेंट इन इंडिया हैं और जब तक वो रहेंगे अपने इस एम्प्लॉयमेंट टर्म में, तब तक वो रेजिडेंट इन इंडिया ही माने जाएंगे। हमने पिछले एक डिस्कशन में एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट का। ये वो लोग होते हैं जो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं इंडिया में, इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट कहलाते हैं। तो ये
इंसिडेंटली ये रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट की कैटेगरी को भी फुलफिल करते हैं। आइए अब हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 3 पे। ये वो केस है जहां पर कि 182 डेज का क्राइटेरिया भी अचीव हो जा रहा है और फिर भी वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं ट्रीट होगा। यहाँ पर इंटेंशन क्राइटेरिया कितना इंपॉर्टेंट है ये देखना जरूरी है। मिस्टर राज कम्स टू इंडिया ऑन 1 जून 2024 फॉर विजिटिंग हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए 1 जून 2024 को राज भारत आते हैं, लेकिन पेरेंट्स बीमार पड़ जाते हैं। ही स्टेज टिल 31 मार्च 2025 और उनको रुकना पड़ता है मार्च 2025 तक। तो देखिए वो 1 जून से 24 से और मार्च 25 तक यानी पूरा 9 महीना रह गए, तो 270 डेज और प्लस हो गए उनका। देयर आफ्टर ही कंटिन्यूज टू स्टे इन इंडिया। वो भारत में ही रहते हैं कुछ और समय। इट इज हाउएवर सर्टेन, देखिए ये पक्का है लेकिन कि ही विल लीव इंडिया इन नेक्स्ट 6 months व्हेन हिज पेरेंट्स रिकवर। His stay in India is neither for employment nor for business nor for circumstances which show that he will stay in India for an uncertain period। ये स्पष्ट है कि वो भारत रहने नहीं आए हैं, पेरेंट्स के पास आए, पेरेंट्स बीमार पड़ गए तो उस हालातों में उनको रुकना पड़ गया। वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वो यहाँ पर रह के बिजनेस करने के लिए भी नहीं आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आए हैं। वो आए हैं सिर्फ एक लिमिटेड पर्पज से कि पेरेंट्स की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊँ। तो इज ही रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट? तो जब 24-25 की यदि हम बात करते हैं तो इसको समझ लेते हैं। तो जब वो 24 जून 24 पे आए थे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 23-24 में क्या वो 182 डे से ज़्यादा थे, यानी क्या वो भारत के वासी हैं, भारत में ही रहते रहे हैं? तो आंसर है कि नहीं, वो भारत में रहने वाले तो नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। तो एब इनिशियो वो रेजिडेंट नहीं है। जब वो 1 जून 2024 को आते हैं तो ही कॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु हैज़ कम टू इंडिया। तो अब हम देखेंगे उनके ऊपर टेस्ट किस पर्पज़ से आए हैं, उनके ऊपर हम टेस्ट लगाएंगे जो टेस्ट भारत में बाहर से और भारत आने वाले लोगों पर लगाया जाता है। वो 3 टेस्ट हैं, हमने देखा था, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमने देखा कि नहीं, वो ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आए, ना बिजनेस के लिए आए, ना एक अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए। सिंस दैट इज द सिचुएशन एंड ही हैज़ नॉट मेट एनी ऑफ द एक्सक्लूशन क्राइटेरियाज, ये टेस्ट उनको फेल हो जाता है। ही इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट 24-25, 1 जून 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 पर भी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। 25-26 जब हम शुरू करते हैं तो वो 182 डेज से ज़्यादा रह चुके होते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन अगर जो आता है, जो प्राइमरी टेस्ट आता है, क्या वो भारत में ही रहते हैं? तो हाँ, एक पहला टेस्ट तो उनका पॉजिटिव होता है कि हाँ, 182 डेज से ज़्यादा रहते हैं, तो प्राइमा फेसाई वो भारत में रहते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैज़ ही कम टू इंडिया और हैज़ स्टेइंग इन इंडिया फॉर एनी ऑफ द 3 रीजन्स? वो बाहर से आए थे, ये तो सच है। तो फिर हम उनको चेक करेंगे क्या पर्पज़ है उनका भारत में कंटिन्यू कर जाने का। क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सर्टेन है कि वो जैसे ही पेरेंट्स रिकवर होंगे वापस चले जाएंगे। तो अगेन सेम कंक्लूजन, he will continue to be a non-resident from 1 April 2025 also। आई थिंक हमने जो 3 केसेस देखे, एक में इंडिया से बाहर जाने वाला केस, एक बाहर इंडिया से बाहर इंडिया आके रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने वाला केस, और एक वो केस जिसमें एक व्यक्ति बाहर से इंडिया आया है और आने के बाद में वो अटक गया है किसी कारण से। तो उसके इंडिया में अटक जाने से और 182 डेज से ज़्यादा रह जाने से भी, इन तमाम बातों के बावजूद भी वो फेमा पर्पज से रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ। प्लीज़ नोट, इस बात को बहुत केयरफुली नोट करें कि ये इनकम टैक्स के रेजिडेंट की क्राइटेरिया की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इनकम टैक्स में रेजिडेंट की क्राइटेरिया अलग है और वो अलग डिटर्मिनेशन होता है। वी विल नॉट कंफ्यूज डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंट अंडर फेमा एंड दैट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। इलॉन मस्क एक फॉरेन सिटीजन है। प्लीज़ डोंट मिक्स इट अप विद द ओनर ऑफ ट्विटर और एक्स। वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आए और रहे, 182 डेज से कम ही दिन के लिए रहे। वो आए थे 1 अप्रैल 2024 को फॉर कैरिंग ऑन ए बिजनेस, यानी वो आए और चले गए और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2024 को वापस आ जाते हैं।
और 30 अप्रैल 2025 तक वो यहाँ रहते हैं, यानी 1 साल और 1 महीना रहते हैं. एंड ही देन फाइनली लेफ्ट इंडिया ऑन 30th of June 2025. Determine his residential status for the years 24-25 and 25-26 up to the date of his departure. इसको थोड़ा समझेंगे. up to the date of departure का क्या मतलब है. देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो वो बड़ी क्लियर बात है, फॉरेन सिटीजन है. कहाँ रहते हैं वो? बाहर बसते थे, भारत आए हैं. किस लिए आए थे? वो आए थे किसी भी कारण से, लेकिन व्यवसाय एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नहीं आए थे. तो 23-24 थ्रू आउट वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहे. अब 1 अप्रैल 24 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो फिर भारत आए. अब की बार इरादा करके आए कि मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ पे बिजनेस करूँगा. 1 अप्रैल 2024 को वो रेजिडेंट हो गए, क्योंकि अब वो इस इरादे से आए हैं कि मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ अपना व्यवसाय करूँगा. पूरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो रेजिडेंट रहते हैं. 25-26 की जब शुरुआत होती है तो ऑफकोर्स वो रेजिडेंट हैं, तो रेजिडेंट ही कंटिन्यू करते हैं. 30 अप्रैल को उनका इरादा बदल जाता है. इरादा तो आपके मन के अंदर होता है, बदल गया तो बदल गया, कैसे पता लगेगा कि बदल गया? 30 जून 2025 को जब वो भारत छोड़ के चले जाते हैं तो वो उनका इंटेंशन फ्रक्टिफाई हो जाता है. जब आए थे तब वो एक इंटेंशन था, अब वो इंटेंशन फाइनलाइज तब होगा जब वो वापस छोड़ के जाएंगे. तो अगर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे छोड़ के जाना है, तो जिस दिन वो छोड़ के चले गए, यानी कि 30 जून 2025, उस दिन से अब वो फिर से रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए. तो अब सवाल उठेगा, तय तो उन्होंने 30 तारीख को ही कर लिया था कि साहब मैं वापस जा रहा हूँ. तो ये एक ऐसे तो कोई सुबह कहेगा साहब मुझे भारत के बाहर जाके रहना है और शाम को कहेगा नहीं नहीं मैं वापस रहूँगा, तो ऐसे तो नहीं होगा. इट हैज़ टू, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये सवाल उठेगा कि किस दिन वो चले गए, उस दिन से वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए. मेरे ख्याल से ये 4 एग्जाम्पल्स इंडिविजुअल्स के बहुत काफ़ी होंगे. और अब हम लेंगे केस स्टडी नंबर 5, मिस्टर जियाउद्दीन. ये स्टूडेंट का केस है. जियाउद्दीन एक इंडियन सिटीजन है, लखनऊ के रहने वाले हैं. तो लखनऊ के वासिंदे हैं. बड़ी सिंपल, वैसे रेजिडेंट को बड़ा सिंपली समझिए, जो भारत में रहते हैं, भारत में बसे हुए हैं, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया एफएमआर के लिए. इसको कॉमन सेंस से देखें तो बड़ा आसान हो जाता है. इंडियन सिटीजन फ्रॉम लखनऊ हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2024. अगस्त के 2024 में, हम 2025 में बैठे हैं, 2024 में वो यूएस चले जाते हैं और उनके 3 साल का उनका एक एजुकेशन का प्रोग्राम है. अब क्वेश्चन है कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी जिस साल में वो इंडिया से बाहर गए, और फिर 25-26 जो कि कंटिन्यूड ईयर है. तो 24-25 में वो इंडिया छोड़ के गए, और तो जिस दिन वो इंडिया छोड़ के चले गए 1 अगस्त 2024 को, उस दिन अब उनका एक वो आ गए उस कैटेगरी ऑफ पर्सन्स में जो पर्सन हु हैज़ लेफ्ट इंडिया और स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर एनी ऑफ द 3 रीजन्स. तो देखिए, पहली रीज़न थी एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं गए, हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, सो रेजिडेंट इन इंडिया स्टिल. बिजनेस के लिए गए हैं, नो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया स्टिल. अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गए हैं. एक्चुअली यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न खड़ा होता है कि क्या कोई आदमी जब 3 साल के लिए स्टडीज़ के लिए जा रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गया है? तो ये स्टूडेंट्स के केस में ये क्वेश्चन उठता था. तो आरबीआई का एक सर्कुलर है, तो टेक्निकली तो वो तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन आरबीआई ने एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 45 ऑफ 2003, दैट स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट्स. ये हमने पिछले अपने क्लास में डिस्कस किया था. तो ओनली बाय वर्च्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सक्लूशन, एंड उसमें जो लॉजिक दिया गया था कि ये जो बच्चे बाहर जाते हैं वो वहीं अक्सर वो लॉन्ग टर्म वहीं रह जाते हैं और वहीं पे वो रोज़गार करते हैं, वहीं उनको कुछ वो डिपेंडेंट भी नहीं रहते इंडिया के ऊपर, और उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उनको नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जा सकता है. तो उस क्राइटेरिया के तहत मिस्टर जियाउद्दीन 1 अगस्त 2024 से रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही ट्रीट किए जाएंगे. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जहाँ तक सवाल है, तो वो तो पिछले साल 182 डेज थे ही नहीं, और वो इंडिया के बाहर थे और इंडिया के बाहर ही हैं. तो अब यहाँ पर कुछ देखने वाली बात ही नहीं है. तो ही इज़ डेफिनेटली रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ओनली. सो इन समरी, 1 अगस्त 2024 से पहले जियाउद्दीन साहब लखनऊ में रहते थे, पढ़ते लिखते थे, और अपना वो रेजिडेंट इंडिया ही थे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही थे.
रहे। जिस दिन वो इंडिया से बाहर गए स्टडीज़ के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ दैट आरबीआई सर्कुलर, वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट हो गए। बेशक वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड का केस नहीं है क्योंकि 3 साल का स्टडी कोर्स था, पर वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट हो गए। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेंगे, और 26-27 में भी ऑब्वियसली फिर उस तरीके से वो चलता रहेगा जब तक कि वो ये डिटर्मिनेशन नहीं कर लेते कि साहब मैं तो वापस जा रहा हूँ, अब तो मैं वापस इंडिया जाके बसूंगा। तो अगर घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे का गाना उनको समझ में आता है और वो वापस इंडिया लैंड कर जाते हैं, तो फिर वो रेजिडेंट इंडिया हो जाएंगे। और अगर वहीं बस गए तो फिर वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेंगे। केस स्टडी नंबर 6, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और इसमें हम सेक्शन 2V के क्लॉज 2, 3 और 4 तीनों का एग्जाम्पल इसके अंदर में एक साथ कवर्ड होता है। टोबो इंक इज़ ए यूएस कंपनी, यूएस की एक कंपनी है। इस पिक्चर से देखते हैं वो आसान हो जाएगा, टेक्स्ट पढ़ने से तो और दिक्कत होती है। टोबो इंक नाम की एक कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो रेड बॉक्स में है राइट हैंड साइड पे। वो ओन करती है, कंट्रोल करती है इंडिया में, न्यू दिल्ली में उन्होंने एक हेडक्वार्टर्स खोला हुआ है अपने मेडिकल बिजनेस का, क्यों इनके बहुत सारे बिजनेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक मेडिकल बिजनेस भी है। और मेडिकल बिजनेस की यूनिट उन्होंने न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर करके बनाई हुई है। मेडिकल यूनिट ने ही आगे यूएई में एक दुबई में ब्रांच और खोल रखी है, जिसका कंट्रोल इंडिया की मेडिकल यूनिट के पास है, जो कि मेडिकल यूनिट का हेडक्वार्टर्स है। सवाल है कि इन तीनों का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। टोबो इंक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है। क्लियरली उसका ना कोई ओनरशिप इंडिया में है, ना प्रेजेंस इंडिया में है, तो यूएस वाला जो उनका पोर्शन है, और क्लियरली है वो कि वो तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। इंडिया में जो उनकी प्रेजेंस है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी, वो ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया है, बिकॉज ब्रांच ऑफिस एजेंसी ऑफ ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बट इफ दैट ब्रांच इज इन इंडिया देन इट इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्लियरली ये तो रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, इसीलिए इसको हमने येलो कलर दिया है। यूएई की जो ब्रांच है, यहाँ पर अक्सर एक चैलेंज खड़ा होता है कि इसको यूएस की एंटिटी की ब्रांच मान करके रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाए, या इंडियन यूनिट के कंट्रोल की वजह से रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाए। तो बहुत लॉ में लैंग्वेज है ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मेडिकल यूनिट इंडिया में जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर उसके पास कंट्रोल है दुबई ब्रांच का, तो बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल ओनरशिप तो नहीं है, क्योंकि ओनरशिप हमेशा लीगल एंटिटी यूएस की है, लेकिन कंट्रोल है, और कंट्रोल होने की वजह से दुबई ब्रांच भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट की जाएगी। ये बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है जिसमें हम सेक्शन 2V के क्लॉज 2, 3 और 4 तीनों के एक जगह जिसका हम ऑपरेशन देख रहे हैं। फाइनली हम एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें ये अक्सर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है, और हो सकता है इसको लेके काफ़ी डिबेट भी हो। ये केस है मिस लीसा इज़ एन एयर होस्टेस विद KLM। KLM नीदरलैंड्स की एयरलाइंस है। शी फ्लाइज फॉर 12 days इन ए मंथ एंड देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 days। 12 दिन फ्लाई करना, 18 दिन का ब्रेक मिलता है। ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज़ अकोमोडेटेड इन ए बेस स्टेशन। ये जो एयरलाइंस होती हैं उनके जो फ्लाइंग क्रू होते हैं उनका एक बेस स्टेशन होता है, एंड विच इज़ नॉर्मली द सिटी वेयर द एयरलाइन इज़ हेडक्वार्टर, दैट इज़ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स की में है, तो वहाँ पर उसके एयरलाइन का हेडक्वार्टर है, और नॉर्मली उसको बेस स्टेशन पे 18 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए था। हाउएवर फॉर सिक्योरिटी कंसिडरेशन शी वॉज बेस्ड एट न्यू दिल्ली, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको दिल्ली में रखा गया था। तो फाइनेंशियल ईयर में वो 182 दिन से ज़्यादा रहीं। शी वॉज एकोमोडेटेड एट न्यू दिल्ली फॉर मोर देन 182 days। नाउ क्वेश्चन है व्हाट वुड बी हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन आएगा कि फेमा में प्रेजेंस और इंटेंशन दोनों को कंबाइन करके ही होता है, और इस यहाँ पर इंटेंशन में देखा जाएगा कि उनका एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में कहाँ पे था। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में था, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया था, यानी प्रेजेंस तो इंडिया में स्टेबिलिटी हो रही है। अब सवाल ये है कि उनका इंटेंशन क्या था, और इंटेंशन के लिए एम्प्लॉयमेंट का प्लेस देखा जाएगा। तो मिस लीसा स्टेड इन इंडिया एट न्यू दिल्ली बेस फॉर मोर देन 182 days इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसा हमने देखा। शी इज़ हावर एम्प्लॉयड इन द नीदरलैंड्स, उनका एम्प्लॉयमेंट नीदरलैंड्स में है।
She has not come to India for employment, business or circumstances which indicate her intention to stay for uncertain period. देखिए वो आई थी, कुछ कारणों से आई थी, सिक्योरिटी कारणों से आई थी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा वो पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो इंटेंशन उनको इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेकर और इंडिया में रहने के लिए नहीं आए थे वो। That being the case, Miss Lisa meets the exclusion test for such incoming persons, hence not a person resident in India. वो भारत में वो 182 दिन का क्राइटेरिया मीट करने के बावजूद भी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अच्छा, इसका वेरिएंट है, मान लीजिए कि उनका एम्प्लॉयमेंट ही और उनका ऑफिशियल हेडक्वार्टर अगर न्यू दिल्ली कर दिया जाता या बॉम्बे कर दिया जाता, देन वो जो भारत में आई थी फॉर द पर्पज एम्प्लॉयमेंट हो जाता और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट हो जाता। इन दैट केस उनको ये ट्रीट किया जाता कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। पर इस दिस एग्जाम्पल में ये जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं। आइए समय अब आज की टिप का। सम एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट ऑन एवरेज वी रिमेंबर 25% of what we read, 35% of what we hear, 50% of what we see, 60% of what we say, and 75% of what we do. Therefore, when you are studying FEMA, or for that matter any subject, try to engage multiple senses. बोल के पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, औरों से डिस्कस कीजिए। जब डिस्कस करेंगे तो आप यू विल बी सेइंग दैट, और उसको अप्लाई करिए, यू विल बी डूइंग इट। जब आप इस सबको कंबाइन करेंगे तो आपकी फेमा की अंडरस्टैंडिंग एक सुपर लेवल पर जाके पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था हमारा थर्ड सेशन जिसमें हमने रेजिडेंस इन इंडिया के ऊपर जो केस स्टडीज़ है उसको डिस्कस किया, और ये क्रिटिकल कंसेप्ट है और हमें अब भरोसा है कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट करें। आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपसे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।